चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो MMT 7 का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जो लास्ट संडे हुआ था उसका कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कल ऑलरेडी। रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है। अब आगे के जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म ऑफ बेंचमार्क। बेंचमार्क आप लोग समझते हैं ना। हम्म। बेंचमार्क क्या होता है? एक तो होता है आपका डेटम। डेटम क्या होता है आपका जो MSL, हम लोग जो मीन सी लेवल है उसको हम लोग डेटम मानते हैं ना। मतलब एक रेफरेंस लाइन जहां से आपका डिस्टेंस मेजर किया जाएगा। मीन सी लेवल को हम लोग एज ए डेटम मानते हैं, ठीक है। मीन सी लेवल समझ में आ रहा है ना, कि जो हाई टाइड्स आते हैं लो टाइड्स आते हैं उनका एवरेज आउट लेके करते हैं। जो सी लेवल होता है ना, सी में तो दो टाइड्स आएगा, हाई लो। तो हाई टाइड्स आ रहा है, डेटा आपके पास पड़ा हुआ है, लो टाइड्स आ रहा है, डेटा पड़ा हुआ है। और दोनों का एवरेज आउट करके ऐसे हम लोग मतलब मीन सी लेवल को हम लोग एज ए डेटा मानते हैं। डेटा मतलब जहां रेफरेंस लाइन जहां से आपका डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, हाइट मेजर किया जाएगा। और बेंचमार्क एक होता है, उसको कहते हैं ऑफ नोन RL। मान लीजिए डेटम है, मीन सी लेवल। जो मीन सी लेवल है वो उसको हम लोग डेटा मान लिया, ये रेफरेंस लाइन है, यहाँ से हम लोग हाइट जो मेजर किया जाएगा। एक पॉइंट है, इसका RL क्या, RL समझ रहे ना, रिड्यूस लेवल। रिड्यूस्ड लेवल उसको हम लोग RL कहते हैं। एक पॉइंट जिसका हम लोग को ऑलरेडी RL रिड्यूस लेवल पता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंचमार्क। बेंचमार्क मान लेते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बेंचमार्क इसमें से कौन सा बेंचमार्क है। तो बेंचमार्क हमको पता है ना कितने तरह के होते हैं। बेंचमार्क आपका होता है, एक तो आर्बिट्रेरली होता है। आर्बिट्रेरली बेंचमार्क। और क्या क्या होता है, GTS, परमानेंट और टेम्परोरी। इतने तरह के बेंचमार्क होते हैं। आर्बिट्रेरी, GTS, परमानेंट, टेम्परोरी। GTS आपका क्या होता है फुल फॉर्म, पता है? ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, समझे? तो ये चार तरह के बेंचमार्क आपके होते हैं। तो इसमें से क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म ऑफ बेंचमार्क। कोई एक फॉर्म ऑफ बेंचमार्क क्या है, ट्रू बेंचमार्क, आर्बिट्रेरली, डेटम, एज्यूम। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी बेंचमार्क एक फॉर्म ऑफ बेंचमार्क है ना। बोलिए। GTS आपका क्या है, GTS ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे में आपका मतलब एक सर्वे हम लोग किया गया है, और उसमें कुछ कुछ इंडिया में पॉइंट्स हैं, वहां पे आपका RL पहले से फिक्स्ड है, ठीक है। GTS का मतलब ये हुआ, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे किया गया है। और इसमें बेसिकली सर्वे में जो आपका मैप है उसके नोन पॉइंट पे आपका RL आपको पता है। RL आपका नापा गया किससे, भाई डेटम पॉइंट जो मेन सी लेवल लिया गया, मीन सी लेवल, ठीक है। समझ में आया? चले आगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, कि इफ द स्टाफ एट द पॉइंट इज नॉट हेल्ड वर्टिकली। हम लोग क्वेश्चन किया गया था ना, रिपीट कर दीजिए सर। क्या हुआ भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें क्या रिपीट करना है। डेटम, डेटम जो होता है एक रेफरेंस लाइन होता है या रेफरेंस होता है जिससे हम लोग हाइट मेजर करते हैं। मीन सी लेवल को हम लोग डेटम लेते हैं, MSL मीन सी लेवल, इसको हम लोग डेटम लेते हैं।
मीन सी लेवल में बताया कैसे निकालते हैं हाई टाइड लो टाइड्स का एवरेज लेके। ठीक है, तो वो फिक्स होता है, उसमें आपको नहीं सोचना है कुछ। अब उससे हम लोग हाइट मेजर किया जाता है, तो हाइट को क्या होता है, रिड्यूस लेवल होता है उसको कहते हैं। तो किसी एक पॉइंट का इसका आपको पता है पहले से आ रहा है, उसको हम लोग बेंचमार्क कहते हैं। तो वही होता है, बेंचमार्क कितने तरह का होता है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ फॉर्म ऑफ बेंचमार्क। तो टेम्पोररी, परमानेंट, जीटीएस और आर्बिटरी, चार तरह के बेंचमार्क होते हैं। तो इसमें से कौन सा है फॉर्म ऑफ बेंचमार्क? आर्बिटरी एक फॉर्म ऑफ बेंचमार्क है, यही है। जीटीएस पूछा था, तो जीटीएस का मतलब कि नोन पॉइंट्स में मैप में ऑलरेडी जो सर्वे किया गया है पूरे इंडिया में, उसका हम लोग बेंचमार्क पता किया गया है, वो होता है जीटीएस। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ द स्टाफ एट द स्टेशन पॉइंट इज नॉट हेल्ड वर्टिकली, द आरएल एट द ऑब्जर्वेशन वुड बी। जो ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन है उसका हम लोग, ठीक है, ऑब्जर्वेशन का आरएल निकालते हैं ना। मान लीजिए इधर से रखा गया है, इधर से बैक साइड रीडिंग लिया गया है, फोर साइड रीडिंग जब ले रहे हैं, तो जो शाफ्ट आपका ऐसे होना चाहिए, सीधा। ये ना शाफ्ट होना चाहिए, लेकिन आपका सीधा नहीं है, ऐसे है, चाहे ऐसे है। इसका तो न्यूमेरिकल हम लोग ऑलरेडी किया गया है। तो शाफ्ट आपका यहाँ, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ है, तो ऐसे इंटरसेप्ट करेगा। बल्कि होना क्या चाहिए, ये। क्यों भाई, ये ना होना चाहिए। तो जो आपको जो ये रीडिंग मिलेगा, ये क्या मिलेगा इस पॉइंट का? तो मतलब आप क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई आपको बेंचमार्क पता है, उसका बैक साइड रीडिंग लेके आप, बैक साइड रीडिंग लेके इस पॉइंट का तो आरएल निकाल देंगे ना। मान लीजिए इसका आरएल है ए, ए बी है, बी हम लोग का ऑब्जर्व पॉइंट है। तो आरएल ऑफ ए प्लस बैक साइड रीडिंग माइनस फोर साइड रीडिंग होगा ना। ये क्या हो जाएगा, आरएल ऑफ बी, यही ना होगा। लेकिन देखिए, अब जो आपका फोर साइड रीडिंग है, वही कह रहा है कि अगर जो आपका साफ्ट है उसको वर्टिकली हेल्ड नहीं किया गया, थोड़ा टिल्ट किया गया है, तो इस केस में क्या होता है, मान लीजिए इधर टिल्ट है, तो आपका एक्चुअल रीडिंग तो ये होना चाहिए। मान लीजिए इसको ए कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, इसको सी। सी आपका एक्चुअल रीडिंग होना चाहिए, लेकिन आपका कितना आ रहा है, ए आ रहा है, ए ना हो रहा है। तो सी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना होगा एक्चुअल रीडिंग। एक्चुअल रीडिंग ये होना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है, ए आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, ये ना होगा। बोलिए, तो एक्चुअल रीडिंग आपका आना चाहिए ये सी, लेकिन आ कितना रहा है, ए। तो जो ए है वो ग्रेटर देन सी है, बताओ भाई। ए ग्रेटर देन सी है, ए ग्रेटर देन सी है, तो आपका जो फोर साइड का रीडिंग आएगा वो ग्रेटर आएगा, ज्यादा वैल्यू का आएगा। तो यहाँ ज्यादा माइनस हो रहा है, तो आर एल ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, लेस देन ट्रू आर एल हो जाएगा। ट्रू आर एल क्या होगा आपका, ट्रू आर एल निकालेंगे, ठीक है, क्या होगा, आर एल ऑफ ए प्लस बैक साइड रीडिंग माइनस ट्रू आर एल केस में सी माइनस होगा, लेकिन जो इस केस में आर एल आएगा तो क्या होगा, आर एल ऑफ ए प्लस बैक साइड रीडिंग माइनस ये होगा ना। तो टू आर एल जो आपका है, उससे ये वाला आर एल क्या कम आएगा ना, क्योंकि ए ज्यादा होगा सी से। समझ रहे हैं ना, ठीक है। बताओ भाई, समझ में आया? इसको ऑब्जर्व कर दे रहे हैं, ऑब्जर्व आर एल। देखिए आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को क्या माइनस कर दीजिए, ट्रू आर एल माइनस ऑब्जर्व आर एल इज इक्वल टू, माइनस कर देंगे, माइनस सी प्लस ए, ये ना, ट्रू आर एल माइनस ऑब्जर्व आर एल, ये ना, तो क्या है, ए माइनस सी क्या है, ये ना, ग्रेटर देन जीरो, या ग्रेटर देन जीरो लगा देंगे। तो ट्रू आर एल, ऑब्जर्व आर एल जो है वो कम आएगा ट्रू आर एल से, ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया ना, कि जब भी हम लोग टिल्ट करेंगे,
जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर हम लोग को साफ रखना है, उससे हल्का से भी टिल्ट हुआ, जो जो हम लोग का रीडिंग आ रहा है, वो जो रीडिंग आना चाहिए उससे हमेशा ज्यादा आएगा। तो ज्यादा आएगा तो ज्यादा माइनस होगा। समझ रहे हैं ना? ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा माइनस होगा। तो आपका जो ट्रू आना आना चाहिए उससे आपका क्या होगा? कम आएगा, ज्यादा माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ द आरएल ऑफ बेंचमार्क, बेंचमार्क का आपका आरएल दिया हुआ है, ठीक है, 100 मीटर, एक पॉइंट है बेंचमार्क, इसका आरएल दिया हुआ है 100 मीटर। वही है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा गया है, बैक साइड रीडिंग लिया गया है। बैक साइड रीडिंग कितना है? 1.225। क्या पूछ रहा है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पूछ रहा है ना, मतलब इस पॉइंट का आरएल पूछ रहा है ना। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट समझ में है ना? इसमें क्या होगा? 100 में ऐड कर देंगे 100, ये प्लस है ऊपर जा रहा है, 1.225, कितना आएगा? 101.225, सी ऑप्शन। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है तो क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर। एसिडिटी इन वाटर, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? माइंस में भी आपका जो होते हैं, जो एएमडी होता है ना, एसिड माइन ड्रेनेज, तो उसमें भी आपका माइंस वाटर में भी एसिडिटी किसकी वजह से आता है? CO2 की वजह से आता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जाता है तो क्या क्या फॉर्म करता है? कार्बोनेट। बोलिए, कार्बन डाइऑक्साइड होगा ना। कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये पूछा है कि जो वाटर में एसिडिटी का, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर, तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वाटर में जाएगा तो कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, रिएक्शन लिख दीजिए। क्या होता है रिएक्शन? ये होता है H2O का, जब CO2 मिलता है तो H2CO3 बनाता है मेरे ख्याल से, ये होता है कार्बोनिक एसिड। ये ना होगा कार्बोनिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि टोटल हार्डनेस एंड एल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल्स आर इतना एंड इतना, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो देखिए टोटल हार्डनेस ये दिया हुआ है, टोटल हार्डनेस TH, एल्कलिनिटी A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो कार्बोनेट हार्डनेस आपको पता है क्या होता है? कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी दोनों में जो मिनिमम है उसको लेते हैं। टोटल हार्डनेस कितना है? 200, एल्कलिनिटी कितना है? 260, तो क्या हो जाएगा? 200। तो कार्बोनेट हार्डनेस CH कितना आ जाएगा? 200 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और टोटल हार्डनेस क्या होता है? कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना आएगा? टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस आपका कितना है? 200, और कार्बोनेट हार्डनेस भी आपका कितना है? 200, तो कितना आ जाएगा? 0 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? कार्बोनेट हार्डनेस आपका होगा 200 और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपका होगा 0। तो ऑप्शन ए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट तो पूरा समझाए थे कल हम, कैसे हार्डनेस निकलता है, कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? एक बार फिर बताइए। हाँ, तो आपका टोटल हार्डनेस क्या होता है? कार्बोनेट हार्डनेस होता है प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होता है। और जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है वो मिनिमम ऑफ होता है टोटल हार्डनेस और एल्कलिनिटी। मतलब टोटल हार्डनेस आपको क्वेश्चन में दिया है 200 और एल्कलिनिटी दिया है 260। तो 200 260 में जो मिनिमम होगा, जो वैल्यू मिनिमम होगा, इसमें कौन सा मिनिमम? 200 ना, तो उसको हम लोग कह देंगे कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस होता है मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस ऑफ एंड एल्कलिनिटी, दोनों में जो मिनिमम है उसको लिख देंगे। मान लीजिए एल्कलिनिटी मिनिमम होता तो एल्कलिनिटी वाला वैल्यू निकलता।
यार कार्बोनेट हार्डनेस आपका आ गया 200। और ये आपको पता है कि टोटल हार्डनेस होता है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और टोटल हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस यहाँ पे बराबर है, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना होगा आपका? जीरो हो जाएगा। तो वही है कि कार्बोनेट हार्डनेस 200 और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आपका जीरो। ठीक है। ये भी देखिए सेम क्वेश्चन, टोटल हार्डनेस वैल्यू। ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं, टोटल हार्डनेस वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल वाज फाउंड टू बी 120 मिलीग्राम पर लीटर। टोटल हार्डनेस कह रहा है 120 मिलीग्राम पर लीटर है। एंड इफ द वैल्यू ऑफ कार्बोनेट हार्डनेस दिया हुआ है, कार्बोनेट हार्डनेस आपका पहले से दिया हुआ है 50 मिलीग्राम पर लीटर। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछ रहा है और एल्कलिनिटी पूछ रहा है। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं, टोटल हार्डनेस होता है आपका कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस दिया है 120, कार्बोनेट हार्डनेस हो गया 50, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितना हो जाएगा? कितना? 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब एल्कलिनिटी देखिए क्या होता है। जो आपका कार्बोनेट हार्डनेस होता है वो क्या होता है, मिनिमम ऑफ होता है टोटल हार्डनेस कॉमा एल्कलिनिटी। तो कार्बोनेट हार्डनेस आपको कितना दिया है, 50 दिया है, तो यहाँ दिया है मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस कितना है, 120 कॉमा एल्कलिनिटी। अब देखिए यहाँ पे, अगर 120 मिनिमम होता तो ये खुद ही बाहर निकलता ना, लेकिन यहाँ 50 निकला है, तो मतलब 50 कहाँ से निकला है, एल्कलिनिटी से निकला है ना। तो एल्कलिनिटी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर। समझे? तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 70 होगा और एल्कलिनिटी आपका 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरियोग्राम मॉडल सोज द, ये आप लोग माइंड प्लानिंग में पढ़े होंगे। ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, बेसिकली आप समझ लीजिए क्या होता है। इसका आपका ऐसे होता है ग्राफ, गामा एच और एच में। ठीक है, ग्राफ आपका ऐसे होता है। ठीक है, तो गामा एच का इक्वेशन होता है सी नॉट प्लस सी वन, अगर एच ग्रेटर देन ए है, सी नॉट प्लस सी वन एच बाई ए, अगर एच लेस देन इक्वल टू ए है, और सी नॉट फॉर एच इक्वल टू जीरो। ठीक है। और ये होता है आपका सी नॉट, होता है सी नॉट प्लस सी वन। ठीक है, और ए ये होता है ये ए, एक डिस्टेंस पे। इसके बाद तो आपका सेचुरेट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये एक हो गया, ये हो गया। इसको हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस। इसको कैओटिक, कैओटिक वेरिएंस। समझ में आया? इसी को सी नॉट को हम लोग कहते हैं नगेट, नगेट कह सकते हैं, या कैओटिक वेरिएंस भी कह सकते हैं। और सी नॉट प्लस सी वन को हम लोग कहते हैं सिल वैल्यू। सिल वैल्यू जो जाके सेचुरेट हो गया ए डिस्टेंस बाद, लैग डिस्टेंस होता है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस दिया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस दिया हुआ है, सील इफेक्ट दिया हुआ है। सील इफेक्ट क्या होगा, सी नॉट प्लस सी वन, सील इफेक्ट ये दिया हुआ है 18। स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस दिया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस कितना होगा, ये कितना, सी वन है, बताइए। सी नॉट है, सी नॉट प्लस सी वन, तो ये कितना है, सी वन है। सी वन दिया हुआ है आपका 12। तो क्या पूछ रहा है, केओटिक वेरिएंस सी नॉट पूछ रहा है, तो सी नॉट क्या हो जाएगा आपका, 18 माइनस सी वन होगा, 18 माइनस 12, 6 हो जाएगा। सी नॉट आ गया है, केओटिक वेरिएंस। क्वेश्चन यही है कि जो आपका वेरोग्राम मॉडल होता है, उसका इक्वेशन ये होता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, गामा एच और एच लैग डिस्टेंस में। ठीक है, एक को रेंज कहते हैं, एच होता है आपका लैग डिस्टेंस, ये आपका रेंज होता है कि किस, ए एक वो होता है, धुंधला दिख रहा है, क्या धुंधला दिख रहा है भाई, अभी भी धुंधला दिख रहा है। ये होता है किस वैल्यू के बाद आपका जो सैचुरेशन मतलब आ जाता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू।
जाता है। दिख रहा है, ये ग्राफ ऐसे जाते जाते रहता है ना। तो ए वैल्यू की बात होता है। सी नॉट आपका होता है नगेट, सी नॉट प्लस सी वन, सील वैल्यू। ये आपको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस। ये क्या है, सी नॉट है, सी वन है, सी नॉट प्लस सी वन है, तो ये कितना डिस्टेंस हुआ, सी वन हुआ। सी वन को ही कहते हैं स्ट्रक्चर्ड वेरिएंस। क्वेश्चन में दिया हुआ है सी वन 12 और सील वैल्यू दिया हुआ है सी नॉट प्लस सी वन 18। केओटिक वेरिएंस पूछ रहा है, 6 आ जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए, पता होगा तो ये बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम होता है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं ना। बोलो भाई। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द फ्यूचर वर्थ ए we require the present value of b at the interest of I for n years। ठीक है, फाइंड द ट्रू ऑप्शन। ट्रू ऑप्शन क्या होगा, मतलब वही कह रहा है कि a एक फ्यूचर वैल्यू है, b एक आपका प्रेजेंट वैल्यू है। ये ना कह रहा है। तो क्या होता है, फ्यूचर वर्थ है, फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 + i⁻n होगा, तो आपका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू दे देगा। बोलो भाई, दे देगा, ये ना होगा। या b इंटू 1 + i⁻n है, ये a के बराबर हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन देखिए, क्या कह रहा है, b बाई ए। नहीं, ये तो ऑप्शन गलत है, 1 डिवाइड होता है उससे होता है b इक्वल टू ए, ये भी ऑप्शन गलत है। ये क्या कह रहा है, a बाई बी इक्वल टू 1 + i⁻n, ये सही है। और a इक्वल टू बी इंटू 1 + i⁻n, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे सी और डी ऑप्शन दोनों सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सी और डी ऑप्शन दोनों सही है। क्या था, ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन था क्या, सिंगल ही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द यूनिफॉर्म इक्वल पेमेंट सीरीज एनुअल इक्विवेलेंट अमाउंट। तो समझ रहा है, ए एन्यूटी आपका है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसे कर करके एन ईयर तक ए अमाउंट आपका, इक्वल अमाउंट आप डाल रहे हैं। ठीक है, और आई इंटरेस्ट रेट पे टू विल बी रिकवर फॉर द लोन पी। पी लोन आपका 0th ईयर पे लोन लिया गया है। टू विल बी रिकवर फॉर द लोन पी, मतलब पी लोन लिया गया 0th ईयर पे और आपको हर साल ए एनुअल एन्युटी दिया जा रहा है, हम लोग दे रहे हैं मतलब, हर साल एन साल तक और आई इंटरेस्ट रेट पे। तो सुटेबल ऑप्शन इसमें से कौन होगा। ठीक है, ये ना है। तो ये क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इसका निकाल देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू 1 + i⁻n−1 डिवाइड बाय 1 + i⁻n इंटू आई। ये आपका क्या एनपीवी के बराबर होगा, और ये आपका जो पी वैल्यू है इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, पी लोन लिया गया 0 ईयर पे और उसका फर्स्ट ईयर से हम लोग ए अमाउंट दे रहे हैं एन साल तक, तो इसका एनपीवी पे करके इसको इक्वेट कर देंगे। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 + i⁻n−1, गलत। पी इक्वल टू ए, इसमें तो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं सही लग रहा है, उल्टा लिखा है तो सब ऑप्शन क्यों। इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन ये होगा, ना ना ना। आंसर की में क्या दिया था इसका, सब गलत है। हम्म, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए ना।
कि पी लोन लिया गया है जीरो ईयर पे और ए हर हर साल चुकाया जा रहा है, तो क्या रिलेशन सही होगा? ये तो सही है ना? कोई भी आपसे मैच नहीं कर रहा है। समझ में आया ना लेकिन क्वेश्चन? बताओ। चले आगे। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन डीसीएफ टेक्निक? क्वेश्चन धुंधला दिख रहा है। और ऐसे क्लिक कर रहे हैं तो कभी कभी धुंधला हो जा रहा होगा। अभी भी आ रहा है क्या धुंधला? यार तुम लोग बताओ यार, धुंधला आ रहा है क्या? बाकी लोग, बाकी लोग का भी धुंधला आ रहा है क्या? चंदन तेरा ही आ रहा है बस, बाकी लोग का तो नहीं आ रहा है। देख थोड़ा अपना नेटवर्क देख, बाकी लोग का तो क्लियर है। ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज द नॉन डीसीएफ टेक्निक? डीसीएफ क्या होता है? डीसीएफ क्या होता है? डीसीएफ होता है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो। दो टेक्निक होता है ना आपका। अप्रेजल मेथड आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें दो होता है ना, एक ट्रेडिशनल होता है और एक डीसीएफ होता है। ट्रेडिशनल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग नहीं लेते हैं, और इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझ में आ रहा है ना? कि जो अभी 100 रुपया वैल्यू कर रहा है, इस केस में ट्रेडिशनल में जो अभी 100 रुपया वैल्यू कर रहा है उसका बाद में भी 2 साल बाद भी 100 रुपया का सेम वैल्यू मानते हैं। लेकिन डीसीएफ में, डिस्काउंटेड कैश फ्लो में, जो अभी 100 रुपया का जो वैल्यू है, 2 साल बाद उस 100 रुपया का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, होता है ना? तो नॉन डीसीएफ टेक्निक कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका क्या, पेबैक पीरियड निकालना होता है। पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, एआरआर, होता है। डीसीएफ में आपका क्या क्या आता है, एनपीवी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और क्या होता है, बीसी रेशियो। बीसी रेशियो क्या होता है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो होता है। एआरआर होता है आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एनपीवी तो पता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आई आर आर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसपे एनपीवी जीरो होता है, वो रेट ऑफ रिटर्न पे हम लोग निकालते हैं आई आर आर। ठीक है। बीसी रेशियो होता है आपका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। बेनिफिट कॉस्ट का रेशियो निकालते हैं, समझे? तो उसका भी इसमें टाइम वैल्यू मनी लेके चलते हैं। यही सब है। तो इसमें क्या पूछा है, विच इज द नॉन डीसीएफ टेक्निक? तो पेबैक पीरियड आपका नॉन डीसीएफ टेक्निक होता है। पेबैक पीरियड भी एक और होता है, डायनेमिक पेबैक पीरियड होता है। डायनेमिक पेबैक पीरियड, वो आपका आता है, डायनेमिक वाला इसमें आता है। जैसे आप समझिए, दो तरह का पेबैक पीरियड होता है। एक तो नॉर्मल वाला, जब नॉर्मल वाला हम निकाल रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि मान लीजिए हम लोग 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए हैं अभी, और हर साल हम लोग को 2,000 रुपया मिल रहा है प्रॉफिट। तो कितने साल में हम लोग का पेबैक पीरियड हो जाएगा? बताओ भाई। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। पेबैक पीरियड निकालेंगे तो कितना, 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, डिवाइड बाय 2,000, 5 साल। तो ये आपका नॉन डीसीएफ वाला पेबैक पीरियड है। लेकिन जो डायनेमिक पेबैक पीरियड है, तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेके चलेंगे। मतलब समझ रहे हैं? मतलब समझ, आप जीरो ईयर पे आप लगाए हैं 10,000 रुपया, जीरो
1 2 3 4 5। ठीक है, जीरो ईयर पे आप लगाए हैं 10,000 रुपया, तो यहाँ पे 2,000 रुपया है, इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे एनपीवी पे। इस 2,000 रुपया का एनपीवी पे वैल्यू निकालेंगे जीरो ईयर पे, क्या वैल्यू है। इसी तरह इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ऐसे छठवा ऐसे हर निकालते जाएंगे, फिर हम लोग जो पेबैक पीरियड है उससे कैलकुलेट करेंगे। समझे? तो वो होता है डायनेमिक पेबैक पीरियड, उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करते हैं, डीसीएफ मेथड होता है वो। तो इसमें तो कोई डायनेमिक और लिखा नहीं, नॉर्मल पेबैक पीरियड लिखा है, तो ये क्या है, ट्रेडिशनल वाला पेबैक पीरियड है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डीसीएफ टेक्निक, इन सब में देखा जाए तो नेट प्रेजेंट वैल्यू तो होता है आईएआर, वही एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या इंटरनल अकाउंटिंग रिटर्न, बीसी बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये तीनों तो होता है डीसीएफ टेक्निक। नॉन डीसीएफ टेक्निक क्या होगा, पेबैक पीरियड होगा। समझे ना, पेबैक पीरियड दो तरीके का होता है। डायनेमिक, ये तो नॉर्मल पेबैक पीरियड निकाल रहे हैं, डायनेमिक वाला पेबैक पीरियड कैसे निकालेंगे, समझ में आया ना? बोलो भाई। ये जो 10,000 वैल्यू है, 2,000 जो हर साल आपको मिल रहा है, इसका इस साल पे वैल्यू निकालेंगे। क्या होगा इसका, 2,000 डिवाइड बाय 1 + i⁻⁴ इसी तरह इसका निकालेंगे, 2,000 डिवाइड बाय 1 + i⁻²। यहाँ वैल्यू चेंज होता जाएगा, कम होता जाएगा वैल्यू, पेबैक पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है, हमेशा आपका डायनेमिक पेबैक पीरियड ज्यादा आएगा, मतलब ज्यादा समय लगेगा पैसा जितना आप इन्वेस्ट किए उतना लेने में वापस। ठीक है ना? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्यूरिंग अ कंस्ट्रक्शन वर्क द बॉटम ऑफ आरसी छज्जा, छज्जा है, ए वॉज टेकन एज अ टेम्पोररी बेंचमार्क, मतलब उसका बेंचमार्क मतलब आरएल पता है जो कि 63.120। इस केस में देखो, ये जो टेम्पोररी छज्जा ए है, इस पॉइंट का आपका आरएल पता है, जो कि आपका है कितना है, 63.120। ठीक है, अब यहाँ पे एक रॉड उल्टा लगाया गया, यहाँ से आपका बैक साइड रीडिंग लिया गया, ये बैक साइड रीडिंग आपका आया, ये दिख रहा है 2 पॉइंट, ये हो गया बैक साइड रीडिंग। फिर पी पॉइंट का आपका फोर साइड रीडिंग लिया गया, फोर साइड रीडिंग। फिर आपका इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया, इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन बदला गया, उसी पी पॉइंट का फिर बैक साइड रीडिंग लिया गया, ठीक है, बैक साइड। और फिर इन्वर्टेड स्टाफ लगा के यहाँ पे फोर साइड रीडिंग लिया गया। समझे? तो पूछ रहा है इस पॉइंट का आरएल कितना होगा। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, इसमें आरएल आपका 63.120 इस पॉइंट का है, तो इसमें क्या बैक साइड रीडिंग पहले ये वाला माइनस करेंगे, 63.120 में माइनस करेंगे 2.232, इसमें ये डिस्टेंस माइनस करेंगे तो इस पॉइंट का आ जाएगा। बताओ भाई। और फिर इसमें इस पॉइंट का है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस पॉइंट का वही होगा। उसमें ये डिस्टेंस माइनस करेंगे, फोर साइड वाला जो लिए हैं, कितना है 1.034, ये आया पी पॉइंट का आरएल, आरएल ऑफ पी पॉइंट का आ गया। बताओ भाई, आ गया? ये आपका क्या हो जाएगा, आरएल ऑफ पी पॉइंट कितना आ रहा है, आरएल ऑफ पी पॉइंट कैलकुलेट करिए। कितना है, 63.120 -2.232 -1.034, कितना हो रहा है, 59.854। अब देखिए फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया, पी पॉइंट का आरएल आपको पता है, इसका आरएल आपको पता है 59.854। फिर वही है, बैक साइड रीडिंग लिया गया, इसमें ये ऐड करेंगे 59.854 में क्या ऐड करेंगे,
1.328, तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का आया। फिर इसमें ये डिस्टेंस ऐड करेंगे 4.124, तो ये किसका आ जाएगा, आर एल ऑफ बी आ जाएगा, आर एल ऑफ बी आ जाएगा। सो ऐड करिए 1.328 प्लस 4.124, कितना आ रहा है, 65.306। ये ऑप्शन सी। बोलो भाई, क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? क्या हो चंदन भाई, तेरा अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या? नेटवर्क देख भाई, धीरे धीरे पूरा उसमें लैग। भाई वो अब उसमें क्या कर सकते हैं भाई? तेरा नेटवर्क क्लियर हुआ कि नहीं? क्वेश्चन पे ध्यान दो। आई नाम आ रहा है जो लोगो लगा, उस पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? डायग्राम से देखो भाई, डायग्राम से बना के दिया है, हो सकता है कोई कोई डायग्राम बना के भी ना दे, स्टेटमेंट में खेल जाए। स्टेटमेंट पढ़ के समझना होगा। ठीक है, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई। क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि फाइंड द करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1200 मीटर एंड इतना। तो करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन क्या होगा, 0.012 ना, 112 इंटू डी स्क्वायर, की पॉजिटिव इन नेचर होता है, ऐड होता है। 0.0112 ए का निकालते हैं। 1200 मीटर एक किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, डी किलोमीटर में रखते हैं, ये मीटर में आता है, डी इन किलोमीटर, और करेक्शन आपका मीटर में आता है, ठीक है। इंटू 1.2 का होल स्क्वायर, और बी के केस में क्या है, 0.0112 इंटू 2.48 का होल स्क्वायर। पुट करो भाई फटाफट, वैल्यू वाला खेल है। कितना आ रहा है ये, 0.016, 128, 0.0688898, ये कितना है अप्रॉक्स, ये डी ऑप्शन हो गया, 0.016 और 0.069। ठीक है, चले आगे। क्लियर? ये क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इंडिकेट्स द फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक चेक। अरिथमेटिक चेक का कौन सा फॉर्मूला है इसमें, बताओ भाई, क्या होता है इसमें? एक बार इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखे, बैक साइड रीडिंग 1 लिए, फिर यहाँ फोर साइड रीडिंग लिए, फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज किए, फिर इसका बैक साइड रीडिंग लिए, फोर साइड से होता है ना, फिर चेंज किए। मान लीजिए इस पॉइंट का आरएल निकालना है, ये फर्स्ट आरएल है, फर्स्ट आरएल ये ना होता है, लास्ट आरएल क्या, बैक साइड ना, फोर साइड, मतलब ऐसे कह देते हैं इसको, बैक साइड 1, फोर साइड 1, बैक साइड 2, फोर साइड 2, बैक साइड 3, फोर साइड 3। क्या होगा, फर्स्ट आरएल प्लस बैक साइड माइनस फोर साइड, बैक साइड 1 फोर साइड 1, प्लस बैक साइड 1 माइनस फोर साइड 1। इंस्ट्रूमेंट चेंज किए, इस पॉइंट का आरएल आ गया, फिर माइनस किए, फिर इसमें ऐड किए, बैक साइड 2 माइनस फोर साइड 2, इस पॉइंट का आरएल आ गया, और फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज किए, फिर इसमें क्या किया, बैक साइड 3 माइनस फोर साइड 3। तो क्या होता है, ये आपका क्या दे देगा, लास्ट आरएल दे देगा। क्या होता है, फर्स्ट आरएल प्लस बैक साइड ऐड कर दीजिए, सिग्मा ऑफ बैक साइड माइनस सिग्मा ऑफ फोर साइड, है ना? क्या होगा, लास्ट आरएल होगा, तो सिग्मा ऑफ बैक साइड माइनस सिग्मा ऑफ फोर साइड होगा आपका लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल, है ना? क्या होगा इसमें, सिग्मा ऑफ बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड, लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल।
ठीक है, यही ना होता है अरिथमेटिक चेक। जो आपका ग्राम लोग ऐसे बनाते हैं चार्ट, तो उसमें बैक साइड रीडिंग होता है, फोर साइड रीडिंग, स्टेशन, आर एल, लास्ट में जो आता है ना आपका, ये आर एल, लास्ट आर एल, फर्स्ट आर एल, सिग्मा बैक साइड, सिग्मा फोर साइड, वहां से चेक कर लेते हैं। अलग अलग स्टेशन है, ए बी सी डी ई एफ। पढ़े हैं ना भाई, बताइए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सेफ्टी डिवाइस विच इज प्रोवाइडेड इन सिंकिंग शाफ्ट इन केस ऑफ ओवर वाइंडिंग है। बताइए भाई क्या होगा। मशीनरी स्टार्ट हो गया क्या आप लोग का? मशीनरी आप लोग का स्टार्ट हो गया क्या? पूरे तरीके से नहीं? कभी ये सब पढ़ाया गया है क्या आपको, शाफ्ट सिंकिंग वगैरह, ओवर वाइंडिंग, सिंकिंग शाफ्ट? तो इन केस ऑफ शाफ्ट सिंकिंग में ओवर वाइंडिंग के लिए बेसिकली आपका क्या डिटैचिंग को यूज होता है। ठीक है, तो ये पढ़ाया नहीं गया तो मतलब कोई सेंस नहीं है, लेकिन डिटैचिंग होगा इसका आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, कि द मेथड ऑफ सिंकिंग थ्रू अल्टरनेट लूज एंड टफ रॉक। मतलब कहीं आपका लूज रॉक है, कहीं टफ है, लूज है टफ है। स्पाइडर होगा, मेरे को फिर देखना पड़ेगा। चलो फिर मैं देख के उसको बताता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कह रहा है कि द मेथड ऑफ सिंकिंग थ्रू द अल्टरनेट लूज एंड टफ रॉक स्टार्टा अप टू 60 मीटर। तो कहीं लूज लॉक आपका है, लूज रॉक है कहीं, कहीं टफ रॉक है, फिर लूज, फिर टफ। इस केस में आपका क्या, कौन सा सॉफ्ट सिंकिंग मेथड यूज करते हैं? फोर्स ड्रॉप करके एक सॉफ्ट सिंकिंग मेथड उसको यूज करते हैं, और वो भी 60 मीटर तक ही यूज होता है। ऑप्शन में दिया नहीं है, देना चाहिए, या फिर फोर्स ड्रॉप करके होता है भाई। फाइलिंग तो नहीं होगा। फाइलिंग में आपका क्या करते हैं, पट्टी टाइप का जो सॉफ्ट है, फाइल करते हैं। ठीक है, ओपन केसन मेथड पता ही है, और सीमेंटेशन आपका कि जिसमें हम लोग ड्रिल होल करके सीमेंटेशन प्रोसेस करते हैं। तो टफ और लूज रॉक जहां आ रहा है 60 मीटर तक, फोर्स ड्रॉप करके एक मेथड होता है, उसको यूज करते हैं। बी। फाइलिंग नहीं होगा, फोर्स ड्रॉप होगा, चेक कर लो। जहां लूज और ये तो स्टेटमेंट शायद आप लोग पढ़े भी होंगे, जहां लूज और टफ रॉक आता है 60 मीटर तक, फोर्स ड्रॉप आपका करते हैं मेथड। ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्या रहा कि मेथड ऑफ सॉफ्ट सिंकिंग इन अनस्टेबल और ट्राइबल स्टार्टर विथ हैवी इनरस ऑफ वाटर। जहां वाटर बहुत ज्यादा होता है, इसमें क्या कहते हैं, फ्रीजिंग मेथड करते हैं। फ्रीजिंग मेथड में क्या होता है, जहां वाटर क्रस्ट ज्यादा होता है वहां केमिकल कंपाउंड्स भेजते हैं, और आर्टिफिशियली वाटर को हम लोग क्या फ्रीज कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका फ्रीज हो जाता है, तो वहां पे स्टार्टर जो है वहां पे हार्ड बिहेव करने लगता है। फिर हम लोग सॉफ्ट सिंकिंग आगे ले जाते हैं। ये ना होता है, फ्रीजिंग मेथड होगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कुछ।
सही है। CaCl2। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एजेंट इन हाई फॉर्म ऑफ फॉलिंग यूज इन ट्रिगर्ड बैरियर क्या होता है? ट्रिगर्ड बैरियर हम लोग का माइंस में यूज करते हैं। अगर माइंस एक्सप्लोजन हो गया, फायर लग गया माइंस में, तो इसमें क्या सेंसर होता है? सेंसर सेंस कर लेता है कि आपका फायर लगा है, ये एक्सप्लोजन हुआ है माइंस में, और ये क्या सप्रेसिंग एजेंट रिलीज करता है, वही एक्सटिंग्विशिंग एजेंट होता है। तो उसमें ये कह रहा है कि जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट जो रिलीज करता है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस क्या कौन सा होता है? बताइए भाई, कौन कौन सा? के एच, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और क्या होता है एक और आपको पता होगा? लाइम सैंड स्टोन, स्टोन डस्ट। बताइए भाई, इसमें सबसे अच्छा कौन सा इफेक्टिव होता है? CF3Br। पहले मैं तुमको पता है ट्रिगर्ड बैरियर क्या होता है? माइंस में जो यूज होता है बेसिकली, कि माइंस एक्सप्लोजन हुआ, फायर हुआ, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे इसको। जो सेंस कर देगा कि एक्सप्लोजन हुआ है, और आपका और फिर वहीं पे सप्रेसिंग एजेंट जो आपका रिलीज कर देगा। तो वही सप्रेसिंग एजेंट एक्सटिंग्विशिंग जो एजेंट है उसमें से पूछा सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस कौन सा होता है? CaCO3 बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, बहुत फेमस है ये। लाइम स्टोन डस्ट यूज करते हैं, भी फेमस है। CF3Br, ये भी, ये ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है इन सब में से। अगर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। दोनों ऑप्शन सही होगा। सी नहीं होगा भाई, सी नहीं होगा। CF3Br सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। इफेक्टिवनेस होता है जो सबसे ज्यादा, स्टेटमेंट है ये, इससे इतना सोचना नहीं है। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है CF3Br। ठीक है। ये तो क्वेश्चन नहीं था इसमें, बेसिकली ये था कि ये सब आप लोग अटेम्प्ट किए थे। क्या होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, है ना? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। तो इसमें आपका ये मल्टीपल चीज आते हैं। इसमें करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर में क्या होगा, इसने पूछा था। सबसे पहले आपको क्या होता है? स्कोपिंग होता है, इसकी सॉरी स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग, फिर स्कोपिंग, फिर इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट है, फिर उसका एनालिसिस, फिर आपका EIA जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका रिपोर्ट बनाते हैं हम लोग। ये सब क्वेश्चन आपका भाई उसमें पूछा है, MMT में। MMT 7 उसका है। ठीक है। ऑप्शन सी आपका ये सही होगा। फिर आपका क्या कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड कैन बी डिटेक्टेड बाय इट्स H2S, पता है भाई? रोटेन एग लाइक स्मेल। ठीक है। बहुत फेमस गैस है H2S। और रोटेन एग लाइक स्मेल से आपका हम लोग आराम से पहचान सकते हैं। सराव अंडा के जैसे महकता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द सैंपल्स आर टेकन इन ग्रिड पैटर्न विथ हाई एक्यूरेसी इज।
सैम्पलिंग पढ़े हैं ना आप लोग माइंड प्लानिंग में? सैम्पलिंग में क्या क्या होता है? फिर आप पढ़े होंगे ग्रिड सैम्पलिंग, चिप सैम्पलिंग जिसको कहते हैं और नाम से। इसमें क्या होता है, ग्रिड बनाते हैं हम लोग, इसमें बड़ा बड़ा ग्रिड बनाते हैं, मान लीजिए बड़ा बड़ा ग्रिड बना के इससे हम लोग यहाँ से सैंपल लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो ये उतना एक्यूरेट नहीं होता है। वही एक आपका आपका था फेस सैंपलिंग, या फिर इसको मक सैंपलिंग भी कहते हैं, और लंप सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें जो ग्रिड बना है इसके अंदर और ग्रिड बनाएंगे, मान लीजिए ग्रिड बना हुआ है, इसके अंदर और ग्रिड बनाते हैं, फिर हर जगह से सैंपलिंग करते हैं, तो ये मोर एक्यूरेट होता है, मोर एक्यूरेट होता है, और थोड़ा लेस होता है। तो सैंपल्स आर टेकन इन ग्रिड, ग्रिड पैटर्न तो दोनों में ले रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि इसमें ग्रिड साइज ज्यादा होता है, इसमें ग्रिड साइज मोर एक्यूरेट होता है। तो क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा, फेस सैंपलिंग। ग्रैब सैंपलिंग पता है, ग्रैब कर लिए, कहीं से भी उठा लिए, कोई प्री डिटरमाइंड प्लेस नहीं है, कहीं से भी आपका उठा लिए, तो आपका क्या ग्रैब सैंपलिंग। ठीक है। और कौन कौन सैंपलिंग होते हैं? बल्क सैंपलिंग, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सैंपल चाहिए होता है तो बल्क सैंपलिंग करते हैं। एक आप ये पढ़े होंगे कोनिंग एंड क्वार्टरिंग। ठीक है, कोनिंग एंड क्वार्टरिंग, कोनिंग क्वार्टरिंग में क्या आपका स्टैक, मतलब बहुत फाइंस होता है सैंपल, तब उठाना होता है। मान लीजिए स्टैक है, अब इसको हम लोग क्या चार पार्ट में बांटते हैं, ये कोन फॉर्मेशन है, इसको ऊपर से दबा देंगे, ऐसे सर्कुलर होगा, इसको चार पार्ट में बांटेंगे, दो अपोजिट हम लोग उठा लेते हैं, फिर उसको मिक्स करते हैं और यहाँ से सैंपलिंग करते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोनिंग एंड क्वार्टरिंग सैंपलिंग। फिर समझे ना, यहाँ पे दो को फिर उठाए, मिक्स किए, फिर ये कोन बनाए, फिर ये करते जाते हैं, मतलब जितना एक्यूरेसी आपको चाहिए उतना आप ज्यादा कर सकते हैं। ये कोनिंग एंड क्वार्टरिंग सैंपलिंग होता है, दो से तीन बार करके छोड़ देते हैं, सैंपल उठा लेते हैं। जहाँ पे यूज करना है उस पर डिपेंड करता है बेसिकली, ठीक है, कि कितनी बार करना है। तो समझ में आया ना? चैनल एंड ग्रूव, हाँ। क्या क्या बताया मैं, ग्रिड सैंपलिंग बताया, चिप सैंपलिंग कहते हैं, फेस मक सैंपलिंग, ग्रैब सैंपलिंग, बल्क सैंपलिंग, और क्या होता है, चैनल चैनल सैंपलिंग भी कहते हैं, एक होता है चैनल, या फिर आपका क्या ग्रूव सैंपलिंग। इसमें क्या, जहाँ से सैंपलिंग उठाना है यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, और इससे हम लोग ऐसा सैंपल यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, वही फेस सैंपलिंग के लिए ये भी यूज होता है, फेस पे सैंपल निकालते हैं इससे। और एक्सप्लोरेटरी डीलिंग आपको पता ही होगा। डीलिंग, इसमें क्या ड्रिल कोर्स निकालते हैं ना, ड्रिल कोर्स, तो डीलिंग करके इससे हम लोग सैंपल्स निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन में जो एक्सप्लोरेटरी डीलिंग करते हैं डायमंड कोर डीलिंग मेथड से, कोर्स निकालते हैं ना, तो ये भी एक सैंपलिंग ही हो गया ना, ड्रिल करके निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, फ्रेम ऑफ प्री डिटरमाइंड एरिया प्लेस ऑन अ ग्राउंड एंड सैंपल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। मतलब इसमें जो कोनिंग तो पढ़ा ही है, बता दिए कोनिंग एंड कॉर्टिंग क्या होता है। बल्क सैंपलिंग में क्या होता है आपका, कि लार्ज क्वांटिटी में आप सैंपल उठा रहे हैं, कहीं से भी उठा रहे हैं, लेकिन आपका पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं है। ठीक है, पहले से आपका प्री डिटरमाइंड नहीं है। लेकिन ये कॉर्डेंट सैंपलिंग जो है, इससे पहले से आपका क्या होता है, प्री डिटरमाइंड होता है।
कि किस एरिया से आपको निकालना है सैंपल्स। ठीक है, और वहां से आप सैंपलिंग करते हैं, उठाते हैं मतलब सब। अब इतना एरिया है, जैसे पहले से डिसाइड कर इस एरिया से आपको सैंपल उठाना है। और बल्क सैंपलिंग या ग्रेफ सैंपलिंग कहीं से भी उठा सकते हैं। समझे ना? पेरोल तो आपको बता ही दिया। तो इसमें क्या होगा? क्वाड्रेंट सैंपलिंग होगा। नहीं नहीं, कोनिंग नहीं होगा, क्वाड्रेंट सैंपलिंग होगा। सिंपलेक्स मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इसमें किसमें हम लोग यूज करते हैं सिंपलेक्स मेथड में? जब हम लोग पॉइंट्स पे हम लोग करते हैं, किस क्या होता है? कॉर्नर पॉइंट्स होता है फिजिबल रीजन का। ये नहीं होता है रीजन आपका, क्या फिजिबल रीजन है? फिजिबल रीजन में जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं फिजिबल सॉल्यूशन देंगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए आपका कॉर्नर पॉइंट्स होता है, तो सब कॉर्नर पॉइंट को आप चेक करते हैं। तो कोई वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है ना। किस पे? ओनली कॉर्नर होगा, कॉर्नर पॉइंट पे आपका और फिजिबल सॉल्यूशन के हम लोग सिंपल मेथड लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है ना? ये क्वेश्चन देखिए कि an engineer has two bids for an elevator to be installed in a new building. The details of the bids for the elevators are as follows. मतलब इनिशियल कॉस्ट इसका इतना है, एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी आ रहा है, जो कि इसके इसके इतना है, इसके इसमें इतना है, 15 साल तक लग रहा है। तो कह रहा है कि कौन सा हम लोग लेंगे, मतलब जिसमें सबसे कम कॉस्ट आएगा उसको लेंगे। क्यों भाई? उसी को ना लेंगे। तो एनपीवी के अगर केस में देखें तो नेगेटिव निकालते हैं ना, अगर इन्वेस्टमेंट लग रहा है नेगेटिव में लिखते हैं तो क्या, एक ए केस मान लेते हैं, एक बी केस। इस केस में क्या होगा? माइनस 4,50,000। और क्या एनुअल है ना, तो हर साल देना पड़ेगा। तो -27,000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है? 15% है। 0.15 टू द पावर ऑफ 15 - 1, 1 + i टू द पावर ऑफ n - 1 डिवाइड बाई 1 + i कितना है? 0.15 टू द पावर ऑफ n इंटू 0.15 होगा। तो कितना हो जाएगा? -4,50,000। कितना आ रहा है? -27,000। दोनों माइनस में लिखेंगे क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट ही आपका जा रहा है। तो सॉल्व करिए, कितना आएगा? तो सॉल्व करेंगे, आएगा आपका 5.8474। कितना होगा? -4,50,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -1,57,879.80। आएगा, ऐड करिए, 6,07,879.8। ए का हो गया ये। इसी तरह बी का निकालेंगे, एनपीवी। ये कितना है? -5,40,000 माइनस कितना? 28,500। ये वैल्यू तो दोनों का सेम ही होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना 5.8474 से। कितना आ रहा है? 5,40,000 में, को सॉल्व करिए। ये आ रहा है 1,66,650। ठीक है,
कितना आ रहा है? मैंने 7,06,650.90। तो ए के केस में एनपीवी ये है, बी के केस में एनपीवी ये है। किसमें कौन सा लेते हैं? इसका एनपीवी ज्यादा होना, ए का एनपीवी ज्यादा है तो अल्फा एलिवेटर लेंगे। या फिर ऐसे देख सकते हैं कि ए के केस में आपका कम पैसा लग रहा है और बी के केस में ज्यादा लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनपीवी हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं? जो इन्वेस्टमेंट लगता है उसको नेगेटिव में लिखते हैं, जो प्रॉफिट हो रहा है उसको पॉजिटिव में। तो यहाँ पे सब तो इन्वेस्टमेंट ही है, तो इसको सब सब नेगेटिव में है। और जो एनपीवी ज्यादा होता है उसको हम लोग केस लेके चलते हैं। तो ये क्या है? ए और बी दोनों नेगेटिव है, लेकिन कौन सा कम नेगेटिव है? ए वाला, तो ए लेके चलेंगे। या फिर ऐसे देख सकते हैं कि पॉजिटिव है दोनों और किसका इन्वेस्टमेंट कम है। समझे? तो अल्फा वाला, एलिवेटर वाला हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का थोड़ा डाउट क्वेश्चन आया था, कल ये वाला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, और दो तीन और डाउट क्वेश्चन थे। एक ये क्वेश्चन था कि, देखिए, कि फॉर द वेस्ट 5 day BOD at 20 degree Celsius is found to be 200 milligram per liter. For the same waste 5 day BOD at 30 डिग्री। वही सेम फॉर्मूला लगेगा आपका, जो कल आर्हेनियस वाला मैंने बताया था। क्यों भाई? क्या था? के किसी टेम्परेचर टी पे क्या होता है? K20 into 1.047 into T-20 ये होता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे K20 है, तो K30 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? K20 into 1.047 इंटू कितना? 30 - 20। यहाँ देख रहे हैं, K30 जो होगा आपका ग्रेटर देन होगा K20 से। यहाँ से ये पता चल गया। अब BOD 5 at 20 डिग्री क्या होगा? BOD0 into 1 - e⁻ K20T। T 5 रखेंगे, और BOD 5 at 30 डिग्री सेल्सियस, BOD0 into 1 - e⁻ K30T इंटू टी कितना? 5 रखेंगे। बताओ भाई। तो ये BOD आपको ऑलरेडी दिया है कितना? 200 दिया है मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आपका BOD 30 डिग्री क्या होगा? K20 है, ये वैल्यू क्या होगा इससे कंपेयर में? ये दोनों तो वैल्यू BOD नॉट सेम है ना। BOD 5 एट, डिवाइड कर लीजिए, 20 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय BOD 5 एट 30 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा? 1 - e⁻ K25 इंटू 5, 1 - e⁻ इंटू 5। बताइए भाई, K20 क्या कम वैल्यू है? रेशियो क्या होगा? लेस देन वन होगा, ग्रेटर देन वन होगा? बताओ भाई क्या होगा? बताओ ये रेशियो क्या होगा? क्या है? K20 आपका कम है? बताओ क्या होगा? रेशियो मोर देन वन होगा, लेस देन वन होगा? मोर देन होगा ना? क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? कल ये क्वेश्चन बताया था मैं इस तरह का, कि BOD जो हम लोग निकालते, क्या BOD क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है, उसको 5 दिन में निकालते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? BOD0 जो इनिशियल है, इंटू 1 - e⁻ K T इंटू टाइम टी। ये वाला क्वेश्चन कल देखे थे कि नहीं देखे थे? BOD5 इक्वल टू BOD0 इंटू 1 - अगर BOD किसी टाइम टी पे है तो KT होगा। अगर ये T इक्वल टू 5, मतलब 5 दिन बाद BOD निकालना, तो टाइम कितना? 5 दिन पुट कर देंगे, तो वही है। और जो K है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। K आपका वेरी करेगा टेम्परेचर के हिसाब से। समझे?
बोलो भाई। क्लास में अटेंड किए थे लास्ट का जो क्वेश्चन बताए थे? आवाज आ रही है ना? हेलो। एक सेकंड रुकना जरा, कॉल आ रहा है। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ, ये आप कल क्वेश्चन था, ये किए थे ना ये वाला? ये वाला हुआ था ना, वही तो फॉर्मूला है यहाँ पे भी। ये आपका क्या होता है, बीओडी जो होता है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बंद करते हैं, ठीक है? बीओडी क्या होता है? बीओडी किसी टाइम टी पे वो होता है इनिशियल बीओडी, बीओडी नॉट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। और बीओडी हम लोग क्या 5 दिन में निकालते हैं? बीओडी 5 इक्वल टू क्या, बीओडी नॉट इंटू वन माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस के इंटू 5। यही ना होता है, ये होता है बीओडी का ऐसे 5 का फॉर्मूला। अब जो ये कांस्टेंट के है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसे टेम्परेचर वेरी करता है वो हम बताए। के टी क्या होता है, इक्वल टू के 20 इंटू 1.047 टू द पावर ऑफ टी माइनस 20। यहाँ पे वही था कि बीओडी 5 किसी एक टेम्परेचर पे दिया हुआ था, तो वहां से हम लोग बीओडी और के भी, के का वैल्यू भी दिया हुआ था। देखिए बीओडी 5 150 मिलीग्राम दिया हुआ है 20 डिग्री टेम्परेचर पे, और वहां का के दिया हुआ है 0.23। ठीक है, 0.23। तो इसमें पुट करेंगे बीओडी 5 का वैल्यू 150 और के का वैल्यू पुट करेंगे 0.23, तो बीओडी नॉट आ जाएगा। वही आपका बीओडी नॉट आ गया था ना यहाँ पे, कितना, 219.6 मिलीग्राम पर लीटर। और इसी बीओडी नॉट का फिर हम लोग यूज करके बीओडी नॉट, बीओडी 5 इक्वल टू बीओडी नॉट 1 - e⁻⁴ के इंटू 5 माइनस के इंटू 5। अब बीओडी नॉट यही पुट करेंगे 219.6 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन अब के जो 0.23 था ये नहीं पुट करेंगे। 0.23 तो आपका किस टेम्परेचर पे था, 20 डिग्री पे। 15 डिग्री के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। वही इस फॉर्मूला में पुट करके हम लोग निकाले थे। के 15 डिग्री बराबर के 20 डिग्री 1.047 इंटू टी माइनस 20। जो के 15 का आ गया था 0.183 आ गया था, यहाँ पे 0.183 पुट कर दिए थे, तो ये बीओडी एट आ गया था आपका कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये था ना क्वेश्चन। ये तो हम लोग किया गया था पिछले क्लास में। अब यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे वही रेशियो का बात है बस। यहाँ पे क्या बस रेशियो की बात है कि के टी इक्वल टू के 20 इंटू 1.047 टी माइनस 20। तो के 30 तो के 30 आपका ग्रेटर देन हो जाएगा के 20। बताओ भाई, के 30 तो ग्रेटर देन के 20 हो जाएगा। और जब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये रेशियो बनेगा। ये रेशियो आपका ग्रेटर देन 1 आएगा, लेस देन 1 होगा। ये रेशियो लेस देन 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, बीओडी 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन बीओडी 5 एट 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पे बीओडी वो ज्यादा होगा 20 पे, तो कितना होगा, मोर देन हो जाएगा यहाँ पे। मोर देन आपका होगा क्या, बीओडी एट 30 डिग्री इज ग्रेटर देन बीओडी 20 कितना था, 200 था, तो ग्रेटर देन 200 ml हो जाएगा, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, बोलो भाई ठीक है। चलो, तो आज का सेशन, 2 क्वेश्चन और थे डाउट के। 2 क्वेश्चन मैंने एमएमटी में डिस्कस किया था, लेकिन वो बोला था फिर भी डाउट हो रहा है। अभी क्लियर कर देगा ये क्वेश्चन, ये दोनों भी। ये किसने पूछा था ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं। फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर्मूला है कि बीओडी किसी टाइम टी पे वो होगा बीओडी नॉट इंटू 1 - e⁻⁻ के इंटू टाइम टी। अब यही बीओडी 5वें दिन पे निकाल रहे हैं, तो बीओडी नॉट तो 1 e⁻⁻के इंटू टाइम को 5 रखते हैं। अब जो के है वो कैसे वेरी करता है, के किसी टाइम टी पे वो होता है के 20 इंटू 1.047
047 टेम्परेचर T-20। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिए, यही होगा। तो चलिए क्लास एंड करते हैं अपना आज का। ठीक है, गुड नाइट। क्लास एंड करते हैं, गुड नाइट एवरीवन। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.